नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अवैध प्लांटिंग और बिना नक्शा पास कराए कृषि भूमि और कॉलोनियों विकसित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद हापुड़ में अवैध कॉलोनियों का विस्तार जारी है। हापुड़ विकास प्राधिकरण की लगातार कार्रवाई और बुलडोजर अभियान के बावजूद बुलंदशहर रोड क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही है। आरोप है कि कॉलोनाइजर खुलेआम कृषि भूमि पर प्लांटिंग कर प्राधिकरण के नियमों को चुनौती दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना मानचित्र स्वीकृति और जरूरी अनुमति के कॉलोनियां काटी जा रही है, जिससे भविष्य में खरीदारों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार इस संबंध में पहले भी शिकायतें मिली है और मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि सख्त निर्देश के बाद प्राधिकरण इस पर कितनी प्रभावी कार्रवाई करता है। हापुड़ पिलखवा विकास प्राधिकरण द्वारा जिले में अवैध कॉलोनियां स्थापित करने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर हापुड़ के बुलंदशहर रोड पर हाईवे किनारे कॉलोनाइजर बड़े पैमाने पर कॉलोनियां काट रहे हैं और सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का चूना लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर हापुड़ पिलखवा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में उन्हें पूर्व में भी शिकायत प्राप्त हुई है। उनका कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच कर अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ा सवाल यह है कि कॉलोनाइजर बड़े पैमाने पर कॉलोनियां काटकर प्राधिकरण को खुली चुनौती दे रहे हैं। अब देखना होगा कि प्राधिकरण द्वारा इस पर कब तक कार्रवाई की जाती है। दिल्ली 24 भारत के लिए नदीम नकवी। तो वहीं सोशल मीडिया पर इन दिनों कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि कम समय में ही इस पार्टी के सोशल मीडिया फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी मुद्दे पर गाजियाबाद लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने प्रतिक्रिया दी है। नंद किशोर गुर्जर ने बयान देते हुए कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी जेपी का सीधा संबंध आतंकवाद से है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस संगठन या पार्टी को पाकिस्तान, बांग्लादेश और जिहादी तत्वों का समर्थन मिल रहा है। विधायक ने यह भी कहा है कि कुछ हिंदू लोग बहकावे में आकर इस पार्टी को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीति माहौल गर्मा गया है और सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस तेज हो गई है। हालांकि अभी तक इस मामले में संबंधी पार्टी या संगठन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कांग्रेस के एक राष्ट्रीय महासचिव ने हमसे मुलाकात हुई दिल्ली में, कल ही बताया कि ये योजना पिछले 2 से 3 महीने से बन रही है। एक बहुत बड़े चुनाव विश्लेषक ने पहले जो बवाल कराया, जगह जगह की जातीय दंगे कराओ, सम्राट मीरभोज के नाम पर कभी कुछ नहीं हुआ, गुर्जर में ठाकुर में तनाव कराओ, ब्राह्मण ठाकुर में तनाव कराओ, कुर्मियों में तनाव कराओ, और जगह जगह सम्मेलन हुए। उनके लिए सबको मालूम है बाहर से फंडिंग हुई थी हवाला के थ्रू, और समाजवादी पार्टी कामयाब भी हुई थी उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में भी उसका असर पड़ा था। लेकिन अब जनता जागरूक है। इन लोगों ने अब सोचा है कि जिस तरह केजरीवाल बहुत ज्यादा लोगों के अंदर सपने दिखा करके यूथ को कि मैं रोजगार दूंगा, मेरे पास ये विजन है, ऐसा मैनिफेस्टो तैयार किया कि लोग भ्रमित हो गए और क्लीन स्वीप हुआ। उस चीज से अब लोगों ने देख लिया कि कोई नेता ऐसा नहीं बचा जो जेल नहीं गया हो। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माने मोदी जी की मांग, जो जैन जी जिसकी बात कर रहे हैं, नेपाल हो या बांग्लादेश हो, उन्होंने मांग की कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हो, और वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। आज यहाँ निवेश आ रहा है, 4थे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बने हैं हम। तो 10 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट की, जो लोगों को प्राइवेट सेक्टर में दी हैं या जिनको लोन देकर के डिपेंड किया, वो अलग है। एक नया पैसा कोई नहीं बता सकता। सपा गवर्नमेंट में सफाई में क्या होता था सबको मालूम है। एक ही जाति की नौकरियां लगती थी, इसीलिए देश में इसी प्रकार से नौकरियां लगती थी। एक नौकरी अगर पेपर लीक हुआ है तो इन लोगों ने बीमारी दी है इसको। हमने कहा है कि फॉर्म भरवा करके कोई पैसा नहीं देना है, नीट एंड क्लीन किया जाएगा। आज गरीब के बच्चे, आम आदमी के बच्चे जो चाहते हैं, अगर आईएएस बनना चाहते हैं आईएएस बन रहे हैं, और पुलिस में किसी पद पर जाना चाहते हैं तो बन रहे हैं।
तो वहीं थाना भवन में जिलाधिकारी आलोक यादव ने नगर पंचायत कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जनगणना की तैयारियों, कर वसूली, जन्म मृत्यु अभिलेखों के डिजिटलीकरण और आगामी मानसून को लेकर साफ सफाई व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। जिलाधिकारी ने जनगणना कार्यालय की तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने मकान सूचीकरण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने और पुराने जन्म एवं मृत्यु अभिलेखों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया ताकि नागरिकों को बेहतर और सुगम सेवाएं मिल सके। निरीक्षण के दौरान कर संग्रह कक्ष की स्थिति देखने पर उन्होंने कम वसूली पर नाराजगी जताई और कर वसूली बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए नालों और गलियों की समय पर साफ सफाई सुनिश्चित करने को कहा ताकि बारिश के दौरान जल भराव की समस्या ना हो और बीमारियों से बचा जा सके। निरीक्षण के दौरान नगर पंचायत अध्यक्षता सहित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में दादरी पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। थाना दादरी पुलिस ने हरियाणा मार्को अवैध शराब के साथ दोनों अपराधियों को दबोचा है। पुलिस कार्रवाई दादरी बाईपास स्थित जारचा अंडरपास के पास की गई है। तलाशी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से 30 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस के अनुसार बरामद शराब की कीमत करीब 3,50,000 रुपए आकी गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सर्वेश और निशांत के रूप में हुई है। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के भिंड जनपद के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि अवैध शराब की खेप कहां से लाई गई थी और इससे कहां से सप्लाई किया जाना था। तो वहीं नोएडा के थाना सेक्टर 39 पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों ने सदरपुर कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी कार का शीशा तोड़कर करीब 2 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 10,000 रुपए और नगद बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी घरों के बाहर खड़ी कारों को निशाना बनाते थे और पत्थर मारकर शीशा तोड़ने के बाद कार में रखा सामान और नकदी चोरी कर फरार हो जाते थे। सेक्टर 39 पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए लगातार जांच और तलाश अभियान चलाया। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उन्होंने इससे पहले और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। तो वहीं नोएडा साइबर क्राइम थाना पुलिस ने फर्जी कंपनियों के जरिए साइबर ठगी करने वाले गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई सेक्टर 44 क्षेत्र में की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अविनाश झा, हिमांशु कुमार और जितेंद्र दहिया उर्फ आशु के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी कंपनियां बनाकर उनके नाम पर बैंक में करंट अकाउंट खुलवाते थे और साइबर ठगी से प्राप्त रकम को इन खातों के जरिए ट्रांसफर कर अवैध दिखाने का प्रयास करते थे। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 2800 रुपए नगद, मोहर और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई अहम खुलासे किए हैं। जांच में खातों में करोड़ों रुपए की संदिग्ध लेन देन का पता चला है। पुलिस के मुताबिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पंजाब समेत कई राज्यों में इससे जुड़े साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज है। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 56 स्थित BPCL सोसाइटी में एक फ्लैट में आग लगने से हड़कंप मची है। घटना की सूचना फायर स्टेशन 58 को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जानकारी के अनुसार
D1702 फ्लैट के एक कमरे में लगे एसी में आग लग गई। आग लगते ही सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची फायर सर्विस की टीम ने सूझबूझ का परिचय देते हुए भवन में लगे फायर सिस्टम के जरिए पंपिंग कर आग पर काबू पा लिया। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। तो वहीं नोएडा में 24 मई को आयोजित होने वाली सिविल सर्विसेज प्री परीक्षा 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और नकल वहीन तरीके से संपन्न कराने के लिए एडीएम प्रशासन मंगलेश दुबे की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि जनपद के 34 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में यूपीएससी प्री परीक्षा आयोजित होगी। पहली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक संचालित की जाएगी। समीक्षा बैठक में सेक्टर मजिस्ट्रेट, लोकल ऑफिसर और केंद्र व्यवस्थापकों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कड़ी जांच करने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश भी जारी किए गए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ ड्यूटी निभाने के लिए कहा गया है। बैठक में जिला प्रशासन ने पुलिस प्रशासन और यूपीएससी द्वारा नामित अधिकारियों ने हिस्सा लिया है और परीक्षा को निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की रणनीति पर चर्चा की है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा सेक्टर 10 के क्षेत्र में चलती कार में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में कार धू-धू कर जलने लगी। घटना के दौरान कार चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक आशंका शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी की जताई जा रही है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं। तो वहीं नोएडा के वेदवान पार्क में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए नया वाटर कूलर स्थापित किया गया है। नोएडा प्राधिकरण के उद्यान विभाग ने ये व्यवस्था 22 मई को सुनिश्चित कराई है। जानकारी के अनुसार पार्क में लगा पुराना वाटर कूलर पिछले 3 से 4 महीने से खराब था, जिसके कारण पार्क में आने वाले लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उद्यान विभाग ने मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद पुराने खराब वाटर कूलर को हटाकर उसकी जगह नया वाटर कूलर लगाया गया। नई व्यवस्था शुरू होने से अब पार्क में आने वाले लोगों को ठंडे पेयजल और सुविधा आसानी से मिल सकेगी। वहीं गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरी की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पूर्व आदर्श नगर निवासी आदेश मावी ने थाने लोनी में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी दुकान और ऑफिस से अज्ञात बदमाश करीब 50,000 रुपए नगद चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित आदेश मावी के अनुसार वो सिकरानी चिड़ोरी रोड स्थित गुजर चौक क्षेत्र में ऑफिस और फॉर्च्यून की दुकान चलाते हैं। 19 मई को किसी जरूरी काम के चलते वो सामान्य समय से पहले दुकान पर पहुंचे थे। अधिक थकान होने के कारण दोपहर करीब 2:46 पर उन्हें नींद आ गई और वो दुकान पर ही सो गए। आरोप है कि इसी दौरान अज्ञात युवक दुकान में दाखिल हुए और मौका पाकर उनके गले से करीब 50,000 रुपए निकाल कर फरार हो गए। नींद खुलने के बाद नकदी गायब मिली, जिसके बाद उन्होंने आसपास तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित ने घटना को लेकर पुलिस में शिकायत करते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराने और आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
तो वहीं नोएडा में व्यापारियों की समस्या को लेकर जिला व्यापार बंधु समिति की बैठक आयोजित की गई। विकास भवन सभागार में हुई इस बैठक की अध्यक्षता एडीएम प्रशासन मंगलेश दुबे ने की। बैठक में व्यापारिक माहौल को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधियों ने अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम, पार्किंग व्यवस्था और जीएसटी से जुड़ी विभिन्न समस्या प्रशासन के सामने रखी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दादरी समेत विभिन्न बाजार क्षेत्रों में स्थानीय समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया गया। विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस को पत्र लिखकर लोनी क्षेत्र में चल रहे ओयो होटल को अवैध बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने आरोप लगाया है कि इन होटल के जरिए नाबालिग बच्चियों के शोषण की घटना हो रही है और इससे क्षेत्र में HIV, AIDS जैसी गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे सभी कथित अवैध होटलों को बंद कराने की मांग की है। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से भी पुलिस को पत्र लिखकर कार्रवाई में सहयोग करने को कहा गया है। विधायक ने कहा है कि रिहायशी इलाकों में चल रहे ऐसे होटलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बीच विधायक ने अन्य मुद्दों पर भी बयान दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सांसद ईरा खान को लेकर टिप्पणियां करते हुए सड़क पर नमाज अदा करने के मुद्दे पर आपत्ति जताई है। इसके अलावा उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए नाम परिवर्तन को लेकर चल रही राजनीति पर प्रतिक्रिया दी है और विभिन्न उदाहरणों का उल्लेख किया है। फिलहाल इन बयानों और आरोपों को लेकर राजनीति हलकों में चर्चा तेज हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर्स के पास में बैठा था, उन्होंने कहा कि लोनी को बचाइए। लोनी में मुस्लिम महिलाओं में बहुत ज्यादा HIV पॉजिटिव पाया गया है। एड्स की बीमारी फैल रही है, बहुत से नौजवानों में भी है और हिंदुओं में भी वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ी है। लेकिन महिलाओं की बात, तो रिपोर्ट सामने आई है, 3 डॉक्टर्स बड़े से हमारी बात हुई है, तो ये गंभीर है। और लोनी में उसने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी का एक पत्र है, उन्होंने साफ कहा है किसी को परमिशन नहीं दी है। इसका मतलब सारे अवैध हैं। और जो हमारा सराय एक्ट है उसके सिटी मजिस्ट्रेट देखते हैं, उन्होंने कमिश्नर लोनी में बेटियों की जिंदगी को पढ़ने वाली छोटी छोटी बच्चियां, उनको बहला फुसला करके बिना ID देखे हुए ओयो होटल वाले उनको अंदर जाके प्रवेश देते हैं और वहां दुराचार होता है। पूरी लोनी को बर्बाद करने का काम हो रहा है। पुलिस को और प्रशासन के लोगों को इस पर गौर करनी होगी। ये शर्मनाक बात है और हम करा के रहेंगे। बहुत ही गंभीर विषय है। लव जिहाद के साथ साथ वहां जो बीमारी। वहीं नोएडा के सेक्टर 63 स्थित एक कंपनी में आग लगने की घटना सामने आई है। H106 स्थित कंपनी के साइड बैक एरिया में रखे फर्नीचर और अन्य उपकरणों में अचानक आग भड़क उठी। आग की चपेट में आने से फर्नीचर, AC और अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन 63, फायर स्टेशन 58 और फायर स्टेशन 71 की दमकल टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुष्टि जांच के बाद ही होगी। तो वहीं मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया पर वायरल एक फूड ब्लॉगिंग वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में शिव चौक स्थित भगवान शिव मंदिर और उसके ऊपर लगे तिरंगे का दृश्य दिखाए जाने पर कुछ संगठनों ने आपत्ति जताई और कार्रवाई की मांग की है। ये वीडियो अनस नामक फूड ब्लॉगर द्वारा होटल रिव्यू के दौरान बनाया गया था, जिसके बाद अल-यामिन होटल का रिव्यू करता दिखाई दे रहा है। वीडियो की शुरुआत शिव चौक से होने और धार्मिक स्थल के दृश्य के उपयोग को लेकर विवाद शुरू हुआ है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े पदाधिकारियों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ते हुए विरोध दर्ज कराया है। वहीं स्थानीय बीजेपी नेताओं ने भी इस पर नाराजगी जताई है। विवाद बढ़ने के बाद ब्लॉगर ने वीडियो जारी कर माफी मांगी और कहा कि उसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उसने स्पष्ट किया कि उसने केवल दृश्य की सुंदरता के कारण उसे वीडियो में शामिल किया था, जिसके बाद वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया है। जय भवानी। मैंने भी एक वीडियो देखी है जो शिव चौक को दिखाते हुए और मीट परोसने का काम उसमें हो रहा है। किसी
अल यामीन होटल जो मीनाक्षी चौक पर स्थित है उसकी वीडियो बताई जा रही है। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पर मुकदमा दर्ज करे अपने स्तर से, अन्यथा शिवसेना मजबूरीवश आंदोलन करेगी जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ऐसे जाहिल व्यक्तियों को जो हिंदू धर्म की आस्था से हमारे महादेव शिव चौक की जो वीडियो में उसने प्रसारित किया है उसको तुरंत हटाया जाए और उस पर मुकदमा लिखा जाए, वरना हिंदू संगठन सभी साथ मिलकर के इस होटल को बंद कराने का कार्य करेंगे जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जय भवानी, जय शिवाजी। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक ब्लॉगर ने हमारे बड़े ही पवित्र स्थल शिव चौक को उस वीडियो में शामिल किया है और वो वीडियो उस जो वीडियो है वो नॉनवेज की एक प्रचार प्रसार करने के लिए वीडियो वायरल की गई है। एक वैसे तो मीनाक्षी चौक पे एक हब बन चुका है, वहाँ चारों तरफ से अगर कोई धार्मिक व्यक्ति निकलने का भी प्रयास कर वायरल हो रही है। आलिया मीन चिकन सेंटर के नाम से मीनाक्षी चौक पर एक नॉनवेज की दुकान है। उसने अपने एडवर्टाइजिंग के लिए किसी व्यक्ति से एक वीडियो बनाई है जिसमें नॉनवेज के साथ साथ हमारी। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में एसएससी भर्ती परीक्षा में धांधली का बड़ा मामला सामने आया है। इस पूरे रैकेट का खुलासा स्पेशल टास्क फोर्स ने किया है जिसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार सीएपीएफ, एसएसएफ कांस्टेबल और असम राइफल भर्ती परीक्षा के दौरान ये गड़बड़ी की जा रही थी। आरोपियों पर प्रॉक्सी सर्वर और स्क्रीन शेयरिंग ऐप के जरिए अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व कराने का आरोप है। इस अवैध नेटवर्क में अभ्यर्थियों से प्रति उम्मीदवार 4 लाख तक वसूले जाने की बात सामने आई है। एसटीएफ की जांच में ये भी पता चला है कि ये पूरा नेटवर्क संगठित तरीके से काम कर रहा था। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से करीब 50 लाख नगद, लैपटॉप, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। ये कार्रवाई ग्रेटर नोएडा के बालाजी डिजिटल जोन सेंटर पर की गई जहां से पूरा नेटवर्क संचालित हो रहा था। तो वहीं नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र में सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी की 27वीं मंजिल पर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगते ही सोसाइटी में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। घटना की सूचना मिलते ही फायर सर्विस और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। फिलहाल दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है और स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। सोसाइटी में सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कॉकरोच पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं का रुझान तेजी से इस ओर बढ़ रहा है और जो लोग दुखी हैं वो बड़ी संख्या में इससे जुड़ रहे हैं। टिकैत ने दावा किया है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले समय में इस रुझान से जुड़े लोग विधायक भी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के गुस्से को समझने और उसे शांत करने की ज़रूरत है। उन्होंने सरकार पर बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा है और कहा है कि युवाओं को रोजगार देना चाहिए और उन्हें काम के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। उनके अनुसार देश में बेरोजगारी की समस्या गंभीर होती जा रही है। टिकैत ने यह भी कहा है कि होमगार्ड भर्ती जैसी प्रतिक्रियाओं में युवाओं की बड़ी भीड़ ये दिखाती है कि रोजगार की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो समाज में असंतोष बढ़ सकता है। देखो जिस स्पीड से अब बढ़ रही युवा बेरोजगार और जो दुखी लोग हैं वे इससे जुड़ते जा रहे। इसको बनाने वाला यूएसए में है, वहां पर बैठ के उसने पार्टी का गठन कर दिया, अब लोग जुड़ रहे। और अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो 5, 7, 10 दिन में इसमें जो विधायक हैं वे आने शुरू हो जाएंगे। जैसे एक हरियाणा के एक विधायक ने इसको समर्थन दिया, जिन लोगों ने इसमें चुनाव लड़े लोग अपने आप को कैंडिडेट भी डिक्लेयर करने लगे। तो ऐसे ही तूफान खड़ा हो जा भाई, अपनी गलती मान ले। जिसने भी अगर किसी के बारे में कहा तो गलती मान लो, सॉरी फील कर लो, तो कुछ युवा शांत हो सके, नहीं तो यह स्पीड बढ़ेगी। क्या जैसे जिस तरीके सोशल मीडिया में एकदम कब्जा हो गया काफी
जनता पार्टी? भाई लोग दुखी हैं, लोग दुखी हैं। 4-5 दिन के अंदर 21 मिलियन ये आवागा, ये तो दबा रखी है जनता। इन्हें छूट सी मिलती, इन्हें ढूंढेगी। तो क्या आपका भी समर्थन मिलेगा? नहीं, हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी भाई। ठीक है साहब, जितनी तेजी से इसके समर्थक बढ़े हैं आज इंडिया में, ये दुखी है भाई, जनता दुखी हो आज रही है। इंडिया में इसका पेज बैन कर दिया गया है। तो गलत है, क्यों किसी का पेज बैन करो? क्रांति को दबा नहीं सकते आप कि भाई यहाँ से कुछ हो सके। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है, आर्थिक संकट से देश जूझ रहा है, उधर वो विदेश यात्रा पे हैं। देखो, तो प्रधानमंत्री बाहर तो जाएगा, बाहर तो जाएंगे ना, प्रधानमंत्री के दौरे हैं, बाहर तो लगेंगे। जब ये राष्ट्रपति बन जाएंगे तो उसके बाद तो पार रुकना ही नहीं, उसके बाद तो चक्री बंधेगी पूरी। तो मुजफ्फरनगर के थाना मीरापुर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड पर एक सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार ई रिक्शा ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल छात्र की पहचान तालिब के रूप में हुई है, जिससे हादसे में गंभीर चोटें आई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे टक्कर का दृश्य साफ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से घायल छात्र को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और रिक्शा चालक की तलाश की जा रही है। तो मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे के मोहल्ला मुश्तरक में एक दर्दनाक हादसे में 6 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। खेलते समय यह हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चे ठेले के साथ खेल रहे थे। जानकारी के अनुसार खेल के दौरान ठेला दीवार से टकरा गया, जिससे मासूम बच्चा उसमें दब गया। घटना के बाद बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 6 वर्षीय आहद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मौके पर 6 से अधिक बच्चे ठेले के पास खेल रहे थे। ये पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें हादसे के पल साफ नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। वहीं मुजफ्फरनगर नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के अलमासपुर स्थित वाल्मीकि बस्ती में एक महिला के साथ कथित जानलेवा मारपीट का मामला सामने आया। घटना में के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पीड़िता पिंकी सिंह पत्नी राजवीर मेहरा का आरोप है कि 19 मई की रात करीब 11:15 बजे वो घर पर अकेली थी, तभी परिवार के कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आरोप के अनुसार सास ससुर जेठानी और उनके बेटों ने मिलकर उन्हें घेर लिया और मारपीट की। बताया जा रहा है कि सास ने डंडे से उनके सिर पर वार किया, जबकि अन्य लोगों ने उन्हें सड़क पर गिराकर लात घूंसे से पीटा। पहले वायरल वीडियो में कुछ लोग महिला को घेरकर मारपीट करते नजर आ रहे, जबकि दूसरे वीडियो में बदहास हालत में सड़क पर पड़ी दिखाई दे रही। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं कौशाम्बी जनपद के कोखराज थाना क्षेत्र स्थित भरवावी चौकी के आवास गांव में एक धर्म कांटे पर कार्यरत मजदूर ने कुछ दबंगों से मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि करीब 1 सप्ताह पहले कुछ लोग वाहन लेकर धर्म कांटे पर पहुंचे और कथित रूप से ईंट पत्थर लादे वाहन का गलत तरीके से वजन दर्ज कराने का दबाव बना रहे थे। मजदूर के अनुसार जब उसने नियमों के विरुद्ध वजन कराने से मना कर दिया तो आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज की और मारपीट कर दी। घटना में उसे चोट आई है और पीड़ित का दावा है कि पूरी घटना के कुछ वीडियो भी मौजूद है, जिससे वो उन्हें साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की बात कही है। घटना के बाद पीड़ित ने भरवावी चौकी और कोखराज थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन उसका आरोप है कि 1 सप्ताह
बीत जाने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। कार्रवाई ना होने से वह स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा है। न्याय ना मिलने से परेशान पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और पूरे मामले की शिकायत करते हुए निष्पक्ष जांच की और तथा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक से मुलाकात के दौरान उसे जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। पीड़ित का कहना है कि यदि स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं होती है तो वो उच्च अधिकारियों और अन्य सक्षम मंचों पर भी न्याय की गुहार लगाएगा। तो वहीं अंबेडकर नगर जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के तिलक टंडा के पास पुलिस और संदिग्ध बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को गोली लग गई। घायल होने के बाद पुलिस ने उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी अशोक गैंगस्टर एक्ट के मामले में वंचित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की, जिसके दौरान संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की। इसी दौरान मुठभेड़ की स्थिति बन गई, जिससे जवाबी कार्रवाई के दौरान इनामी आरोपी अशोक के पैर में गोली लगी और घायल होने के बाद उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। आज दिनांक 22/23 की देर रात्रि लगभग 12:30 बजे थाना जहांगीरगंज पुलिस टीम एवं स्वैग टीम के द्वारा संयुक्त रूप से तिलक टांडा के पास चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस टीम के द्वारा रोकने का इशारा किया गया। इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे तत्काल घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार हेतु CHC जहांगीरगंज ले जाया गया है। पूछताछ में इसके द्वारा अपना नाम अशोक बताया गया है। यह थाना आलापुर से गैंगस्टर के अभियोग में वांछित चल रहा था और इस पर 25,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित है। इसके साथ एक और व्यक्ति को पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग में गिरफ्तार किया गया है। मौके से एक बिना नंबर की बाइक, एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस व जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध तो वहीं अलीगढ़ जनपद के टप्पल थाना क्षेत्र के नागला खुर्द गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतक के परिजनों ने एक महिला और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है। घटना के बाद गांव में चर्चा का माहौल है और परिजन पुलिस से तत्काल मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहे। परिजनों के अनुसार मृतक राजीव सिंह की मौत से पहले एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर उन पर अपने साथ मारपीट किए जाने और जहर दिए जाने की बात कही जा रही थी। इसी वीडियो के आधार पर परिजन मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे। परिवार का आरोप है कि एक महिला जो लंबे समय से मृतक के साथ रही थी, संपत्ति और मकान को लेकर विवाद में शामिल थी। परिजनों का दावा है कि घटना के बाद महिला अपने बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर छोड़कर चली गई। हालांकि इन आरोपी की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर भी कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शिकायत दिए जाने के बावजूद अभी तक FIR नहीं दर्ज की गई है। नाराज परिजनों ने चेतावनी दी है कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेगा। ये 1997 मेरा भाई खत्म हो गया। उसके बाद ये चाची के साथ उसमें संबंध में फंस गया। चाची बहुत चरित्रहीन थी पहले से ही, हमें मालूम नहीं थी कि ऐसी है। मैंने इससे बहुत मने की पर एक माना नहीं, और अब इससे मारपीट कर रहे हैं। उसके लड़के जवान हो गए, एक 6 महीना का था, एक 2.5 साल का था जब इनके पास आया था। कल हमारे भाई से, ये मेरा बड़ा भाई है राजीव, इससे इसी के घर में झगड़ा हुआ।
और इसे जबरदस्ती लोगों ने पकड़ के, घर वालों ने जो साथ में रहते हैं उन्होंने जहर पिला दिया। कौन थे जो जहर देने वाले थे, क्या मामला था? एक हमारी चाची थी, एक उनका लड़का था, एक उनकी लड़के की पुत्रवधू और एक बड़े लड़के की पुत्रवधू थी और 2 अन्य लोग और भी थे, एक दो लोग और भी थे। क्या चल रहा था इनके बीच में, क्यों दिया जहर? चाची और इस राजीव के बीच में अफेयर था और अभी फिलहाल जो झगड़ा चल रहा था वो इस मकान की वजह से, राजीव का जो मकान है उस मकान की वजह से झगड़ा। मामला ये हुआ है, चाची और मेरे जेठ के बीच में प्रेम प्रसंग था कम से कम 35 साल से। अब उनके बीच मनमुटाव हो गया था, उनके बच्चे उनको तंग करने लगे थे, वो अपना घर खाली करवाना चाहते थे। जो चाची रहती थी उस घर में, वो मेरे जेठ का घर था। अब वो चाहते थे कि मैं अपने घर में अकेला रहूंगा, आप अपने घर में जाइए। वो घर खिलाना नहीं चाहते थे, उनसे मारपीट करते थे। कल वो घर में आए थे सामान लेके, तो उनके साथ मारपीट की है और जबरदस्ती से उन्हें जहर खिलाया है। चाची है, चाची की 2 बहुएं हैं और बेटा है और 1-2 लोग और हैं, उनके साथ जबरदस्ती से जहर खिलाया है और बाहर पटक दिया है और ये बोला है कि ये नाटक कर रहा है। तो वहीं हरदोई जिले के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में सोशल मीडिया पर रील बनाने और कथित तौर पर दबंगई दिखाने के उद्देश्य के बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी है और संबंधी युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। वायरल वीडियो में लाल गमछा ओढ़े एक युवक कमरे से बेल्ट निकालकर दूसरे युवक पर लगातार वार करता दिखाई दे रहा है। वहीं 3 से 4 अन्य युवक भी उसे घेर कर खड़े नजर आ रहे हैं।